हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन फिजिकल केमिस्ट्री का एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अपने 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसके अंदर अपने एक वीडियो के अंदर अपने डेड नंबर की परिभाषाएं पढ़ी। दूसरी वीडियो के अंदर अपने 3-3 नंबर वाले कुछ सवाल किए, और जो 2 वीडियो है, एक जेवलिन्स की अरे की, एक फोटो केमिस्ट्री की है, वो आपके पूरे फोटो केमिस्ट्री वाले चैप्टर की है ना। उससे आपके आराम से 3 नंबर, 7.5 नंबर और 1.5 नंबर के सवाल होंगे। एक और वीडियो कर लेते हैं अपन। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी वाला चैप्टर, जिसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा सवाल आता है यूनिट 3 के अंदर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण निकालिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण निकालिए। इस तरह के आपके सवाल आते हैं बड़े बड़े नंबर में, 6-6 नंबर में, 7-7 नंबर में सवाल आते हैं। तो वो आज करेंगे। उसके बाद इन 5 वीडियो में आपके पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपको नंबर चाहिए वो आ जाएंगे। मतलब 25 नंबर के लगभग आपके हो जाएंगे सवाल इन 5 वीडियो से। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ने जा रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण। क्या पढ़ेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि का मान शून्य होता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इन कोटियों के बारे में, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की हो, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं 1.5 नंबर वाली वीडियो में ना, तो वो आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं इसका अवकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं, समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं। तो माना कि आपके पास में कोई अभिक्रिया है ना, ये कोई अभिकारक है, इससे आपके कोई प्रोडक्ट P बन रहा है। ये कोई अभिकारक A है, इससे आपके कोई उत्पाद P बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। अब माना कि t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर इसकी मात्रा A है। कितनी है? इसकी मात्रा A है, मतलब अभिकारक की मात्रा A है। t बराबर 0 पर A की मात्रा कितनी A है, और t बराबर 0 का मतलब क्या? जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तब प्रोडक्ट बनेगा क्या? प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, प्रोडक्ट होगा 0। भाई जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, अभिकारक की मात्रा A है, और जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो 0 हो गई। अब अपन बात करते हैं t बराबर t समय पर, है ना। A की जो t बराबर t समय पर जो आपके प्रोडक्ट बना, मान लो वो x बना। कितना बना? x बना। तो ये A कितना बचेगा? A माइनस x बचेगा। ये जो अपन ने लिखी है सांद्रता है ना, क्या है? सांद्रता। t बराबर 0 पर सांद्रता और t बराबर t पर सांद्रता, ये हो गई। मतलब कोई एक शून्य कोटि की आपके पास में अभिक्रिया है, जिसमें जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं तब इसकी मात्रा A थी और प्रोडक्ट की मात्रा कितनी थी? आपकी 0 थी। अब जब t बराबर t समय पर अपने सांद्रता देखी तो उस समय ये P जो प्रोडक्ट था वो आपके बना x है, और ये कितना बचेगा? अगर A में से x लगे तो कितना बचेगा? A माइनस x बचेगा। ठीक है, अब आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है। आपने एक नियम पढ़ रखा होगा, गुलबर्ग-वागे का नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग जिसे अपन R से दर्शाते हैं वो समानुपाती होता है। किसके? अभिक्रिया का वेग जिसे अपन R से दर्शाते हैं वो समानुपाती होता है। वो समानुपाती होता है किसके? अभिकारकों की सांद्रता के। यहाँ पर अभिकारक क्या A है, इसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो R इक्वल इस समानुपाती चिन्ह को हटाते तो एक नियतांक आता है K, और ये M। यहाँ पर जो K है वो आपकी क्या है? दर स्थिरांक है। K क्या है? दर स्थिरांक है। मैं लिख दूंगा इसको बाद में। और आपको पता है क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसकी कोटि कितनी होगी? यहाँ पर 0। इसकी कोटि कितनी होगी? 0, यानी 0 होगी। और अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। मतलब इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो R इक्वल टू K। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 0 कैसा है? क्योंकि इसकी कोटि कितनी है? 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा है। क्या यहाँ पर क्या आपके वेग स्थिरांक है? क्या है? वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, कुछ भी बोलो तो क्या। अब हम जानते हैं कि रासायनिक बल गतिकी के अनुसार रासायनिक बल गतिकी के अनुसार रासायनिक बल गतिकी के अनुसार क्या होता है? जो R होता है, R इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। क्या होता है? R dx अपॉन dt। R बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। तो ये R बराबर dx अपॉन dt मैं यहां पर लिख रहा हूं। R बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। तो ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू K। मतलब ये वाला मान मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ये वाली, इसको बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण। कौन सी समीकरण? अवकलन समीकरण।
अवकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया की। ठीक है, ये समझ में आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। अब अपन को इसकी निकालनी समाकलित वेग समीकरण। तो कुछ नहीं करना आपको, डी को मैं इसको ऐसे करा, देखो dx इजिकल टू dt को कैसे गुणा करा रहा हूं, k dt। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे अपन। क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इजिकल टू इंटीग्रेशन k dt। dx का समाकलन क्या होगा, x होगा, k dt का समाकलन होगा kt प्लस एक नियतांक आता है c यहाँ पर एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ठीक है, c क्या है, एक नियतांक है, समाकलन नियतांक। c आपकी क्या है, समाकलन नियतांक है। ठीक है, c समाकलन नियतांक है। अब देखो x इजिकल टू के टी प्लस सी आ गया। अब अपन बात करते हैं कि प्रारंभ में मतलब प्रारंभ में जब t बराबर 0 हो, जब t बराबर 0 हो, जब प्रारंभ में यानी t बराबर 0 तो x कितना है, 0 है यहाँ पर। मतलब जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तब x का मान कितना 0 है और t भी 0 है। ये मान मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, x भी 0 t भी 0 प्लस c। तो c कितना आया, यहाँ से c बराबर आएगा आपके 0। c बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। करके देख लेना, c कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये वाला c का मान यहाँ पर रख दो, तो x इजिकल टू के टी प्लस 0। तो x इजिकल टू के टी, x इजिकल टू क्या आया, के टी आया। और यहां से k इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके, k इजिकल टू टी इसके नीचे आ जाएगा x अपॉन टी। ये जो आया x इजिकल टू के अपॉन टी, ये समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण। ये क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण तो ये वाला है, ये इसका अवकलित वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण के इक्वल टू x अपॉन टी होता है। आगे समझ में एक बार वापस करते हैं। कोई अभिक्रिया थी, ए से ए अभिकारक है और इससे पी प्रोडक्ट बन रहा है। हमने बात की टी बराबर 0 समय पर सांद्रता, मात्रा, मोल कुछ भी लिखो आप यहाँ पर, वो प्रारंभ में इसके ए थे और ये क्योंकि उत्पाद तो बड़ा ही नहीं था तो ये 0 हो गया। अब टी बराबर टी समय पर जब इसकी मात्रा x बढ़ती, मतलब x उत्पाद बढ़ते हैं, तो इसकी मात्रा कितनी बचेगी, a माइनस एक्स बचेगी। ठीक है, फिर आपने गुलबर्ग का नियम पढ़ रखा है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है जिसे r से दर्शाते हैं वो क्या होता है, सांद्रता गुणनफल के समानुपातिक। ये समानुपातिक क्या था, नियतांक, और ये इसका सांद्रता। ठीक है, तो r इजिकल टू क्या है, इस समानुपातिक चिन्ह को हटाए तो क्या है आपके, और यहाँ पर के क्या है, स्थिरांक है जिसे अपन बोलते हैं वेग स्थिरांक। और यहाँ पर 0 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया, शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए 0 लेते हैं, किसी की भी पावर 0 तो उसका मान 1 आता है। तो r इजिकल टू क्या आ गया। ठीक है, अब रासायनिक बल गति के अनुसार जो r होता है वेग, वो क्या होता है, dx अपॉन dt। मतलब r की जगह क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इजिकल टू क्या, ये होगी इसकी अवकल वेग समीकरण। क्या होगी इसकी अवकल वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। फिर अपन मैंने इसको अलग अलग कर दिया, dt को उधर कर दिया, x इधर लिखा, इसका समाकलन किया, x का समाकलन x होता है, इसका समाकलन होता है kt प्लस c एक नियतांक होता है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। और फिर हमने बात की कि जब c का मान निकालने के लिए, c का मान निकालने के लिए हमने बात की प्रारंभ में जब t बराबर 0 होगा तो x बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। ये इनका यहाँ पर मान रखा, ये मान यहाँ पर रखा तो c इजिकल टू भी कितना आया, 0 आया। और c इजिकल टू 0 इस समीकरण में रखा तो अपने x इजिकल टू क्या आया, kt, x इजिकल टू kt, ये k इजिकल टू x अपॉन t। तो शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण क्या है, x इजिकल टू x अपॉन t, k इजिकल टू x अपॉन t। ये इसका क्या है, समाकलित वेग समीकरण। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इसका अर्धायुकाल बताओ, तो ये वाली चीज मैं मिटा रहा हूं ना। अब आपसे पूछा जाता है अर्धायुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल समझो। क्या पूछा जाता है, अर्ध आयुकाल। देखो अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है, अर्धायुकाल का मतलब जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसको 50% होने में जो समय लगता है, 50% होने मतलब आधा होने में जो समय लगता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं, है ना। कोई रिएक्शन मान लो, कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब रिएक्शन का आधा होने में जो भी समय लगता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है तो उसका आधा होने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट लगेगा। इस तरह से उसका आधा जो समय होता है ना उसे अपन कहते हैं अर्धायुकाल। ठीक है, किसी भी रिएक्शन अगर आप अर्धायुकाल की परिभाषा जो तो आप क्या लिखोगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का आधा, पूर्ण होने में लगा समय का आधा अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, तो अर्धायुकाल में शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालना है
तो अर्धायु काल में क्या होता है, जो टी होता है वो चेंज हो जाता है टी हाफ में, टी हाफ, यानी इसको आप लिखते हो टी 1/2। ठीक है, क्या लिखोगे, टी को क्या लिखोगे, टी 1/2 लिखोगे पैरों में ना। और जो यहाँ पर ए है उसको आप क्या लिखोगे, ए को आप लिखोगे एक्स, सॉरी एक्स है उसको लिखोगे आप a/2। क्या लिखोगे, a/2 लिखोगे। एक्स है जिसको क्या लिखोगे, a/2 लिखोगे। अभी हमने यहाँ पर लिखा था a0 a-x और इधर x लिखा था ना, तो वहां पर जो x होगा वो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। मतलब a क्या है, a प्रारंभिक सांद्रता है। a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता मतलब जब आपका अभिकारक था उसकी सांद्रता। अब देखो अभिकारक की सांद्रता आधी होगी, तब अभिकारक की सांद्रता का आधा होने को अपन क्या बोलेंगे, अर्धायु काल बोलेंगे। तो आप x को क्या लिखोगे, a/2 लिखोगे। अब ये t की जगह t हाफ और x की जगह a/2 इस समीकरण में लिखो k में। तो k इजिकल टू x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे, a/2 और t की जगह क्या लिखोगे, t हाफ लिखोगे। तो ये t हाफ को मैं इधर भेज रहा हूं, t हाफ इजिकल टू ये a/2k, a/2k। और ये किसका आया, अर्ध शून्य कोटि का अर्धायु काल टी हाफ इजिकल टू a/2k होता है। और ऐसा आप देख पा रहे हो जो टी हाफ है अर्धायु काल वो समानुपाती होता है एक है, किसके, एक के, ए यानी सांद्रता के। तो इस तरह से आया तो आपको अर्धायु काल भी निकालना है। ठीक है, ये आया, इस समीकरण से अपने ये निकालना। इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको। जब भी अर्धायु काल पूछे तो टी को तो क्या कर देना, टी हाफ कर देना है, और जो एक्स है उसको एक्स को a/2 लिख देना है ना। ये मान यहाँ पर रखा तो टी हाफ इजिकल टू a/2k आएगा। तो ये आपके इस तरह से हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। मतलब अगर आपके सवाल आवे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसका अर्धायु काल भी निकालिए, तो फिर आपको पूरा करना है। और इनकी जो डेफिनेशन, जैसा आप अर्धायु काल की डेफिनेशन लिख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया का आधा होने में लगा समय, किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा होने में लगा समय उसका अर्धायु काल कहलाता है। मतलब 50% होने में जो समय लगता है उसका अर्धायु काल कहलाता है। बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मतलब आपके सवाल आता है, एक सवाल आया जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के आधे अंश के समाप्त होने में जो समय लगता है वो इतना होता है। मतलब कुल मिलाकर आपको इसमें सवाल ऐसा आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालिए और इसका अर्धायु काल निकालिए, है ना। तो इसके अंदर भी अपन क्या निकालेंगे, इसका समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे और इसका अर्धायु काल निकालेंगे। आपके एग्जाम के अंदर आया सवाल है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब ऐसी एक अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान कितना होता है, एक होता है। जिसकी कोटि कितनी होती है, एक होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं ना। अब देखो मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो ये कोई अभिक्रिया है, ऐसा आपके कोई पी प्रोडक्ट बन रहा है, ए अभिकारक है, पी उत्पाद है ना, इससे कोई आपके ये बन रहा है। तो t बराबर 0 समय पर सांद्रता लिखो, मोल लिखो, मात्रा लिखो, आपकी मर्जी। t बराबर 0 पर इसकी मात्रा, मतलब जो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तब इसकी मात्रा तो a थी, और जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं तो उत्पाद कैसे बनेगा, तो उत्पाद कितना होगा यहाँ पर 0, है ना। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हो तो उत्पाद कितना होगा 0 और इसकी मात्रा है। अब t बराबर t पर, मतलब t समय पर सांद्रता कितनी होगी, तो मान लो कि इसकी मात्रा बनी x बनी, कितनी मात्रा बनी, x बनी। तो ये कितना बचा, a-x बचा, है ना। ठीक है, अब वही गोल्डबर्ग-वाल्के का नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाना। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है r, अभिक्रिया का वेग r वो बराबर होगा किसके, k और a की पावर। अब देखो मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, है ना। वो चलो एक बार पूरा बता देता हूँ। जो r होगा वो समानुपाती होगा किसके, अभिकारकों की सांद्रता के। अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर क्या a है, a लिख रहा हूँ, r इजिकल टू k और यहाँ पर a। और यहाँ पर जो मैं कोटि लिख रहा हूँ, इसकी कोटि वो मैं 1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 1। और यहाँ पर मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसलिए यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो r इजिकल टू k, किसी भी की पावर अगर 1 हो तो वो a को ही आता है, मतलब a का ही आएगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है सांद्रता, इस मोड का मतलब क्या है, सांद्रता। तो इसकी सांद्रता कितनी, a की सांद्रता कितनी है, a-x है। तो आप यहाँ पर लिखो a-x, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, a-x। तो r इजिकल टू आपकी क्या आया, r इजिकल टू आया k a-x। ठीक है, ये इस a की जगह a क्या सांद्रता, और सांद्रता कितनी है, a-x है ना, t समय पर। उसके बाद में अपन बात करते हैं अब उसके बाद में अपन बात करते हैं बल गतिकी के अनुसार, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार।
आर इजिकल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। आर इजिकल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो ये dx अपॉन dt हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा dx अपॉन dt इजिकल टू के a माइनस एक्स। ठीक है, ये जो समीकरण है इसे अपन बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। क्या बोलेंगे, अवकलित वेग समीकरण, है ना, क्योंकि ये अवकल का फॉर्मूला होता है, dx अपॉन dt, ये अवकलन निकालते हैं इससे। तो ये अवकलन, अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, अवकलित वेग समीकरण। अब देखो ये आगे, अब मैं इनका पृथक्करण कर रहा हूं, एक्स एक्स वालों के साथ में कर रहा हूं, बाकी को उधर भेज रहा हूं। ये एक्स इधर ही है, ठीक है, इसमें एक्स यहां पर है, तो ए माइनस एक्स को मैं इसके नीचे ला रहा हूं, ए माइनस एक्स इजिकल टू इधर आपके चलेगा के डी टी। ठीक, इधर आपके क्या है, के डी टी। अब इसका करेंगे अपन समाकलन। क्या करेंगे, इसका समाकलन। समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन लगा दूंगा मैं, dx अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन के डी टी। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन ए माइनस एक्स, इसका समाकलन होता है 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है log x, है ना। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेना। और क्योंकि यहाँ पर x के आगे माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स, इसका होगा के टी प्लस सी। क्या होगा इसका, के टी प्लस सी। ठीक है, ध्यान रखना 1 अपॉन एक्स है, ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है log x है। और यहाँ पर क्योंकि माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, है ना, यहाँ पर क्या आया, माइनस आया। तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी प्लस सी। अब वही अपन को लिखना प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर भी क्या होगा 0, t बराबर 0 पर, जब t बराबर 0 होगा तो x बराबर भी कितना है, 0 है। ठीक है, ये मान मैं यहाँ पर लिखूं तो देखो माइनस एल एन ए की जगह है, x की जगह 0, के इंटू टी की जगह 0 प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए इजिकल टू सी, क्योंकि के तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स से करनी है आपको ना। तो ये हो जाएगा सी इजिकल टू आपके कितना है, सी इजिकल टू कितना है आपके माइनस एल एन ए। अब ये सी वाला ये मान मैं इस समीकरण के अंदर रख रहा हूं, इसके अंदर कोई इक्वेशन नहीं थी, ये इक्वेशन आपके 1 है, ये इक्वेशन आपके 2 है, और ये 3 है। तो 3 का मान किसके अंदर रखेंगे, 2 के अंदर रखेंगे। 3 का मान किस में रखेंगे, 2 के अंदर रखेंगे। तो देखो बाई सेकेंड एंड थर्ड माइनस एल एन ए माइनस एक्स इजिकल टू के टी, और सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस एल एन ए। ठीक है, ये मान सी का मान मैं यहां पर रख रहा हूं ना, इस जगह पर। तो अब आपने सामने पढ़ रखा होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि जगह नहीं अपने। यहाँ पर log a अपॉन बी का सूत्र लग जाएगा, के टी इजिकल टू एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। इस तरह से कुछ नहीं किया, ये के टी यहाँ पर ही था, के टी इस एल एन ए को मैंने क्या किया, इधर भेज दिया। तो जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये इसका माइनस वाला ये एजिटीज यहाँ पर ही है। तो ये हो जाएगा आपके के टी इजिकल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। के टी इजिकल टू क्या हो गया, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। और देखो जो एल एन है ना, ऊपर लिख देता हूं मैं, एल एन को log में जब चेंज किया जाता है एल एन, तो इसको इस तरह से लिखते हैं अपन 2.303 log 10। क्या लिखते हैं, एल एन को अगर आपको log में चेंज करना है तो 2.303 log 10 ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पर आपको हो जाएगा के टी इजिकल टू 2.303 log ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से के इजिकल टू क्या जाएगा, के इजिकल टू 2.303 टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहां से आपका आ गया के, वेग स्थिरांक का मान आ गया। ये अपना बोर्ड थोड़ा छोटा इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, बड़ा होता तो नहीं लिखता, बट जगह ही नहीं इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है ना। तो के इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये किसका वैल्यू आ गई, के, और इसे अपन बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। क्या बोलेंगे इसे, समाकलित वेग समीकरण। देखो गणित का है इसके अंदर डेरिवेशन, तो आपको ध्यान रखना है, बस इस तरह से होता है। ठीक है, तो एक बार देख लो कैसे किया गया, सेम पिछले वाला फंडा था, बस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक इसलिए लिखा क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
और जब ए आई ये सांद्रता लिखेंगे अपन ए माइनस एक्स, आर की जगह डीएक्स अपॉन डी टी ये अवकलित वेग समीकरण आ गई। फिर हमने एक्स एक्स वाले टर्म को अलग कर लिया, ये वाला एक्स इधर ही था और ये ए माइनस एक्स इधर आ गया, dt उधर चला गया, तो ये के dt। फिर इसका समाकलन किया, इसका समाकलन करने के बाद में ये वाली चीज आई और इसमें प्रारंभ अपने t बराबर 0 x बराबर 0 रखा, तो c इक्वल टू आपके क्या है माइनस के ln है। ये मान यहाँ पर पुटअप किया और फिर थोड़ा सा पक्षांतरण किया है, आप देख लेना। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना है 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये कौन सा इसका आ गया, समाकलित वेग समीकरण आ गया। समाकलित वेग समीकरण आ गया तो अब आपसे पूछा जाता है इसका अर्धायुकाल। क्या पूछा जाता है, अर्धायुकाल। तो अब इसका अर्धायुकाल निकालते हैं। तो अर्धायुकाल क्या निकालेंगे, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल में क्या करना है आपको पता है, t को तो चेंज कर दो t हाफ से और x को चेंज कर दो a/2 से, जो अपन ने पीछे पहले किया था ना, शून्य कोटि में किया था वैसे। x को a/2 लिखना और t आपको t को t हाफ लिखना है। इस वाले समीकरण में k की जगह k 2.303, t की जगह क्या लिखोगे t हाफ, ये t हाफ, ठीक है, हाफ है नहीं आधा, log a की जगह a अपॉन ये a, x की जगह क्या लिखना है a/2 लिखना है। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये t हाफ को मैं इधर लिख रहा हूं, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a। ये इसको आप सोल्व करोगे, दो में से एक गया तो एक ये आपका आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन a, ठीक है। मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे तो दो में से एक गया तो एक बचेगा और ये नीचे वाले दो ऊपर चले जाएंगे, है ना, और ये इससे भी ये भी कट जाएगा, a से भी कट जाएगा। तो आपका आएगा कुल मिलाकर इसको जब सोल्व करोगे तो a 2.303 के log 2। आपको पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये ऐसे कट गया ना, log 2 होता है 0.3010। तो और जब इसको आगे सोल्व किया जाता है तो आता है 0.693 अपॉन के, तो t है ना, यहाँ पर लिख दो आप t हाफ इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 0.693 अपॉन के। तो ध्यान रखना t हाफ इज इक्वल टू आपके आता है 0.693 अपॉन के। ये इसका अर्धायुकाल है, ये इसका क्या है, अर्धायुकाल है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, t की जगह t हाफ लिखना, x की जगह a/2 लिखना, लिखकर करोगे ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। log 2 का मान होता है 0.3010, सोल्व करोगे तो t हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा 0.69 अपॉन के। तो इस तरह से आप प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण अर्धायुकाल आओ तो कर लेना। और ये इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी 6 तारीख हो सकता है कि एग्जाम के अंदर ये आवे, ये वाला सवाल कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और अर्धायुकाल निकालो, ये इस तरह से निकालना है, ठीक है। अब एक इससे सवाल कर लेते हैं, वो भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो आपके सवाल है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करो। मतलब कोई एक आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है और इसमें समय दे रखा 50 मिनट, जिसमें कितनी % पूर्ण हो जाती है, 90% पूर्ण हो जाती है, तो उसका अर्धायुकाल ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इसका अर्धायुकाल, आपको पता है अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और इस k का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभी आपने किया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। आपके पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालना है, अर्धायुकाल निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, और k के लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब देखो अपन को क्या चीजें दे रखी है, यहाँ पर देखो अपन को t इक्वल टू दे रखा है, इस k में अपन को t इक्वल टू दे रखा है, t इक्वल टू कितना दे रखा है 50 मिनट, ठीक है, t इक्वल टू आपको 50 मिनट दे रखा है, a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखना a का मतलब क्या है, a का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता, जो पदार्थ है उसकी प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स का मतलब होता है शेष रुचि सांद्रता। यहाँ पर आपको दे रहा है कि ये अभिक्रिया जो है ना 90% तो पूर्ण हो जाती है, मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी, 90% दे रखी, 90% आपका प्रोडक्ट बन जाता है। अपन ऐसे लिख रहा था ना, a से p, अपन क्या लिख रहे थे, ये 0 है और ये मतलब ये a है और ये 0 है ना, ऐसे लिख रहे थे अपन, a है और ये 0 है। अब अपन को इसके अंदर दे रखा कि ये जो p बना ना, ये 90% बना, कितना परसेंट बना 90%। तो कोई भी रिएक्शन होती है वो 100% होती है, तो इसकी मात्रा कितनी बची, 10% बची। मतलब यहाँ पर जो a माइनस एक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 10% है ना, इस तरह से। और ये टोटल a ये कितना होता है, ये 100% होता है। इस 100% से ये 90% अगर ये मर गया, ये a माइनस एक्स शेष कितनी मात्रा बची, कितनी बची, शेष मात्रा कितनी बची, 10% बची।
समझ गया ना ये वाली चीज है। एक बार वापिस देख लो, इसको बाद में पढ़ी कर लेते हैं भाई। पहले अपन ऐसे लिखते हैं कि इसकी प्रारंभिक मात्रा ए है, इसकी 0 है। अपन को सवाल में दे रखा है कि ये जो है ना 90% पूर्ण हो जाती, 90% पूर्ण हो जाती, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना वो 90% बन गया आपके। कितना परसेंट बन गया? 90% बन गया। ये 90% किससे बना? इससे तो बना। अगर ये 100% था, अभिकारक आपके 100% था, 100% से एक प्रोडक्ट बन गया, 90% बन गया। तो यहाँ पर a माइनस एक्स कितना बचा? 10% बचा। 100 में से 90 घटा दी, 10 बचा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x इजिकल टू 90 है और a इजिकल टू 100 है। क्या है? x इजिकल टू 90 है और a इजिकल टू कितना है? 100 है। इससे आपको सही हो जाएगा ये। अब देखो अपन करते हैं इस सवाल को। तो k इजिकल टू 2.303, t इजिकल टू 50 log a की जगह 100, a की जगह 100 माइनस 10, इस तरह से ये हो जाएंगे 2.303। मतलब a इजिकल टू कितना? 10 था, प्रारंभिक सांद्रता 100 सॉरी a इजिकल टू कितना था? 100। ये 50 log ये कितना ऊपर कितना बचा? 100, नीचे कितना बचा? अरे यार ये 90 है, x 90 है ना, सॉरी, तो यहाँ पर 10 बचा। ठीक है, 10 से 10 कट गया, तो 2.303 अपॉन 50 log यहाँ पर आ गया 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 इजिकल टू कितना होता है? 1 होता है, ध्यान रखना। ये आ गया आपके 2.303 अपॉन 50 के की वैल्यू, क्योंकि इसका मान तो कितना आ गया? 1 आ गया। ये लो 1 इजिकल टू 2.303 अपॉन 50। ठीक है, तो के इजिकल टू आपके पास में इतना आ गया। अब इस के की वैल्यू आप इसके अंदर रख दो, तो टी हाफ इजिकल टू 6.093 अपॉन के इजिकल टू कितना है? 2.303 अपॉन 50। तो आपको पता है 50 जो ऊपर चले जाएंगे, तो टी हाफ इजिकल टू 0.693 इंटू 50 अपॉन 2.303। और इसको आप सोल्व कर लेना। इसको जब आप सोल्व करोगे तो लगभग 15 मिनट ऐसे कुछ आंसर आ रहे थे। कितना आ रहे थे? 15 मिनट इसके आंसर आ रहे थे। तो इसका अर्थ इस अभिक्रिया का अर्धव्यवहार कितना है? 15 मिनट। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल सवाल ही था, 90% पूर्ण हो जाती, मतलब x का मान 90 दे रखा है और a तो आपको पता 100 होता है, ये 100 बस वैल्यू रखी, k का मान निकाला और इस समीकरण के अंदर रखा। इस तरह से अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो करने हैं। अब अपन प्रथम कोटि से रिलेटेड बहुत सारी अभिक्रियाएं वो करेंगे। अब अपन करते हैं, आपके एक सवाल है जो एग्जाम के अंदर आया, डायरेक्ट मैंने विषय लिखा जैसे आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। एक प्रथम कोटि की उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बल गतिकी की विवेचना कीजिए। मतलब पहले तो आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है और फिर उसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए डेरिवेशन को डिराइव करना है ना। तो देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से आप वापिस अभिकारक बनाए जा सकते हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे नहीं लिखते हो, अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। पढ़ रखा होगा आपने, है ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा तो आप लिख लो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाए जा सकते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इनमें जो रिएक्शन होती है वो अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में होती है। और अगर ये वाला अपने एरो लगा रखे तो अपन क्या कहते हैं, साम्यावस्था की स्थिति में है। जैसे आप जल का एग्जाम्पल, जल का लिखो कि जल जैसे ये लिक्विड है, इधर आप सॉलिड लिख देते हो, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड में बदल सकता है ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। परिभाषा तो आप लिख लेना। अब अपन मेन इसका जो है वो है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की मतलब प्रथम कोटि की उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बल गतिकी की विवेचना करनी, मतलब इसका भी डेरिवेशन है वो अपन को डिराइव करना। तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो इसकी अगर परिभाषा हो तो क्या लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाया जा सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है ना। अब देखो इसकी और अपन डेरिवेशन की बात करते हैं। तो मान लो कि आपके पास में ए अभिकारक है, इससे पहले आपके बना बी उत्पाद बना और वापस बी से आपके क्या बना, ए अभिकारक बना, है ना। ए से बी बना, बी से ए बना। तो देखो पहले अपन केवल आगे वाले की बात करें कि ए से अगर बी बन रहा है तो इसका जो वेग स्थिरांक है वो मैं मान रहा हूं के एफ। क्या मान रहा हूं, के एफ। उसका क्या मान रहा हूं, वेग स्थिरांक क्या मान रहा हूं, के एफ। के एफ का मतलब फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, अग्र दिशा, एफ यानी आगे की ओर। ठीक है, और ये पीछे आ रहा बी से ए की ओर बन रहा, दिशा मान रहे के बी यानी बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, बी यानी बैकवर्ड यानी पीछे की ओर। ये आपकी कोई रिएक्शन है। टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर
t बराबर 0 पर a की सांद्रता आपकी कितनी है, a की सांद्रता a है और b उस टाइम पे 0 है। अब t बराबर t पर मान लो ये x बना, ये कितना बना, x बना, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी, जो अपन ने अभी तीनों पिछले दो सवालों में किया जो। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखो अपन को क्या करना है, अभिक्रिया का कुल वेग निकालना है। तो इसके अंदर तो अभिक्रिया हो रही है, एक अभिक्रिया आगे जा रही है, एक अभिक्रिया पीछे आ रही है, तो अभिक्रिया का कुल वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग बराबर यहाँ पर होगा, अगर मैं यहाँ पर शुद्ध लिख रहा हूं, अगर अभिक्रिया का वेग माइनस पश्य अभिक्रिया का वेग, पश्य अभिक्रिया का वेग, अरे यार ठीक है, मतलब इसके अंदर एक रिएक्शन तो आगे जा रही है, एक रिएक्शन पीछे जा रही है, तो इसका कुल वेग, अभिक्रिया का कुल वेग क्या होगा, अभिक्रिया का कुल वेग होगा अगर अभिक्रिया का वेग माइनस पश्य अभिक्रिया का वेग, अगर अभिक्रिया का वेग माइनस पश्य अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो देखो अगर अभिक्रिया की वेग की बात करते हैं तो वेग क्या होता है, वेग तो आपको पता है r इजिकल टू। ठीक है, अगर अभिक्रिया का वेग की बात करें ए से बी जा रहा है तो यहां से kf और इसकी सांद्रता लेंगे अपन a माइनस पश्य अभिक्रिया की बात करते तो kb, क्योंकि पश्य अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह क्या है kb, और यहाँ पर अपन लेंगे b, यहाँ पर अपन क्या लेंगे b लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे से जा रहे हैं और इसके लिए इस रिएक्शन के लिए आगे में अपन ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर सांद्रता क्या a लेंगे और अब की बार यूं आ रहे अपन इस तरह से, तो इसके लिए सांद्रता क्या लेंगे, b लेंगे। ठीक है, तो r इजिकल टू तो आप क्या लिखोगे, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार dx अपॉन dt इजिकल टू kf, a की जगह क्या लिखोगे, a माइनस एक्स माइनस के बी, और b की जगह क्या लिखोगे आप, x लिखोगे। ये तो आ गया आपके पहला समीकरण। ठीक, ये आपके क्या हो गया, पहला इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई, dx अपॉन dt इजिकल टू kf a माइनस एक्स माइनस के बी x हो गया। अब देखो अपन बात करते हैं साम्य अवस्था पर, किस पर, साम्य अवस्था पर, मतलब एक ऐसी स्टेट आती है जो अपन को लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है, मतलब अपन देखेंगे कि यार अभिक्रिया तो रुकी लेकिन अभिक्रिया चल रही होती है, लेकिन वो दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उस स्थिति पर क्या होता है, साम्य अवस्था की स्थिति पर आपकी जो dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt वो तो होता है 0 के बराबर, अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, 0, और जो x है अपन b का, b की सांद्रता जो x है वो चेंज हो जाती है x ही में, है ना, ये अपन मान रहे हैं, dx अपॉन dt 0 और b की सांद्रता x से क्या हो जाता है, x ही हो जाती है। तो ये दोनों मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। तो देखो dx अपॉन dt रखूंगा तो ये तो गया 0, dx अपॉन dt कितना 0 0, ये kf a, x की जगह क्या लिखूंगा, xe माइनस के बी एक्स ई, ये पेरों में ना, बी भी पेरों में ई भी पेरों में रहा है। ठीक है, इनको अलग अलग कर लो, तो यहां से आपके हो जाएगा, देखो के बी एक्स ई इजिकल टू के एफ ए माइनस एक्स ई, एडजस्ट कर लेना, अपना बोर्ड छोटा इसलिए ऐसे ही लिखे, अभी यहाँ पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो के बी एक्स ई इजिकल टू के एफ ए माइनस एक्स ई, है ना, ये हो गया। तो यहां से के बी इजिकल टू, यहां से के बी इजिकल टू क्या आएगा, यहां से के बी इजिकल टू आएगा आपके, यहां से के बी इजिकल टू आपका आ जाएगा, ये जो एक्स ई है इसके नीचे चला जाएगा, के एफ ए माइनस एक्स ई अपॉन एक्स ई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, के बी इजिकल टू क्या आया, के एफ ए माइनस एक्स ई अपॉन एक्स ई, मतलब के बी, अगर आपकी के बी का कुछ भी मान निकालो तो अपन इस सूत्र से निकालेंगे ना, के बी आ गया। अब अपन निकालेंगे के एफ, है ना। तो देखो ये के बी का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो के बी का मान, ये वाला मान मैं इस समीकरण में यहाँ पर के बी की जगह रख रहा हूं, ये के बी का मान यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, तो देखो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इजिकल टू के एफ ए माइनस एक्स, ये तो एजीटीज है, माइनस के बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाला मान लिख रहा हूं, के एफ ए माइनस एक्स ई अपॉन एक्स ई इंटू एक्स। ठीक है, के बी की जगह ये वाला मान लिखा। अब देखो यहां पर मैं डायरेक्ट करूंगा, यहां पर आपको एलसीएम लेना है, यहां पर एक्स ई आएगा, एक्स ई इधर गुणा करा देना है। तो देखो के एफ ए माइनस एक्स इंटू एक्स ई, एलसीएम का एक्स ई, ये एक्स ई कौन सा है, एलसीएम का, के एफ ए माइनस एक्स ई एक्स
अपॉन एक्स सी, dx अपॉन dt चल रहा है। क्या चल रहा है? dx अपॉन dt। ठीक, ये क्या चल रहा है? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कुछ नहीं किया, एक्स सी का मैंने एलसीएम लेकर इधर गुणा करा दिया। अब इनको अंदर गुणा करा दो। क्या करा दो? अंदर गुणा। तो आप क्या आएगा? देखो के एफ ए एक्स सी माइनस के एफ एक्स एक्स सी माइनस के एफ ए एक्स प्लस के एफ एक्स एक्स ई। इनको अंदर आप गुणा करा देना ना, अंदर मल्टीप्लाई कराना है। ये एक्स सी कुछ कट रहा हो काट लो, ये चीज और ये चीज कट जाएगी, ये और ये कट जाएगी, है ना। अंदर गुणा करा कर देख लेना, वापिस बोल रहा हूं। के एफ ए एक्स ई माइनस के एफ ए एक्स अपॉन एक्स ई, ये बचा dx अपॉन dt। यहां से भी कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या? देखो के एफ और ए कॉमन आ रही है, तो dx अपॉन dt इजिकल टू के एफ ए कॉमन, अंदर बचा एक्स ई माइनस एक्स अपॉन एक्स ई अपॉन एक्स ई, है ना। ये चीज अब आप निकाल लेना, वापिस बोल रहा हूं। dx अपॉन dt इजिकल टू क्या आया? के एफ ए एक्स ई माइनस एक्स अपॉन एक्स ई। इसे अपन बोलते हैं इस उत्क्रमण विक्रिया का अवकल वेग समीकरण। क्या बोलेंगे? अवकल वेग समीकरण। dx अपॉन dt इक्वल टू आपके ये आ गया, है ना। अब देखो ये आ गया, अब मैं इसका निकालना चाहता हूं, इसका समाकलन करूंगा। क्या करूंगा? इसका समाकलन। तो एक बार फटाफट नोट कर लो, फिर मैं ये वाली चीज मिटाने वाला हूं और आप इस इक्वेशन को ध्यान रखना, काम आएगी। dx अपॉन dt इक्वल टू के एफ ए एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स सी। ठीक है, इसे नोट करो फटाफट। तो अब इस समीकरण का अपन क्या करेंगे? इस समीकरण को नंबर 3 दे दिया ना, 2 समीकरणों की तीसरी। अब इसमें पहले चरों का पृथक्करण कर लेते हैं, फिर इसका समाकलन करेंगे। तो देखो एक्स एजिटीज है, एक्स के नीचे मैं ये ला रहा हूं एक्स सी माइनस एक्स। इस एक्स के नीचे क्या ला रहे हैं? एक्स सी माइनस एक्स, मतलब एक्स वाले को अलग करें, केवल एक्स वाले को, एक्स ई को नहीं, केवल एक्स वाले को। ठीक है, और ये dt को उधर भेज रहे हैं, तो इधर क्या बचा? ए अपॉन एक्स ई के एफ और ये dt, ये बचा। ठीक है, चरों का पृथक्करण किया, कुछ नहीं किया, बस इस मान को उठाकर यहां पर रखा, बाकी ये वाला तो ऊपर इधर ही और dt को उधर भेज दिया। और अब इसका करेंगे अपन समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन। यहां पर लिख देना समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखो इसका समाकलन क्या होगा? माइनस एल एन एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग एक्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के आगे माइनस, इसलिए माइनस आया। इजिकल टू देखो यहाँ पर किसके सापेक्ष है? टी के सापेक्ष है, तो यहाँ पर आएगा ए अपॉन एक्स ई के एफ टी प्लस सी। इसका समाकलन क्या होगा? केवल टी होगा, क्योंकि dt का क्या होता है? टी होता है, और प्लस सी नियतांक है। अब वही t बराबर 0 पर x बराबर 0, t बराबर 0 पर x बराबर 0 मान रखो, तो माइनस एल एन एक्स ई माइनस 0 अपॉन ए अपॉन एक्स ई के एफ इंटू 0 प्लस सी। तो c इक्वल टू क्या आएगा? c इक्वल टू क्या? ये मान आएगा माइनस एल एन एक्स ई। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? मैथमेटिक्स का तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, भाई है तो सिंपल ही, मैथ वाले तो कर लेंगे, बायो वालों की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो c इक्वल टू माइनस एल एन एक्स ई, है ना, ये चीज आ गई। अब इस ये वाला c का मान आप इसके अंदर रख दो, इसका ये c का मान इसके अंदर रख दो, तो माइनस एल एन एक्स ई माइनस एक्स अपॉन बराबर ए अपॉन एक्स ई के एफ टी, और एक्स की सी की जगह क्या लिखोगे? माइनस एल एन एक्स ई। ठीक है, एल एन एक्स ई। अब देखो ये मान तो यहां पर ही रहेगा। हम क्या करेंगे? इस वाले को इधर ला रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, इस वाली चीज को मैं इधर ला रहा हूं, तो ए एक्स ई के एफ टी तो एजीटीज है, ये जब इधर आएगा ये हो जाएगा प्लस का एल एन एक्स ई माइनस एल एन एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, और ये किसका सूत्र हो जाएगा? लॉग ए अपॉन बी का। तो यहां से आएगा ए अपॉन एक्स ई के एफ टी इजिकल टू एल एन एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एल एन एक्स ई माइनस एक्स। अब बस कुछ नहीं, आप इसको एल एन को चेंज करना चाहो तो चेंज कर दो 2.30 लिखकर, और एफ को, और यहां से एफ की वैल्यू निकालनी। यहां से एफ के एफ क्या आएगा? के एफ देखना, यहां से के एफ इक्वल टू क्या आएगा?
के एफ इजिकल टू आपका आ जाएगा, बाकी सब चीजें उधर चली जाएगी, ये इधर के एफ इधर रहेगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स सी अपॉन 80 नीचे, और एल एन एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप एल एन को चेंज करना चाहते हो तो कर दो, उसको किसमें चेंज करोगे आप एल एन को, के एफ इजिकल टू एक्स ई अपॉन 80 2.303 log एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। ये आपके आ गया के एफ, ये आपके क्या आ गया, के एफ आ गया। और अभी जस्ट अपने इक्वेशन नंबर 2 में के बी निकाला था, के बी क्या आया था, के बी आपके आया था, वो आया था आपके के एफ ए माइनस एक्स ई अपॉन एक्स ई। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 से ना, ये इक्वेशन नंबर 2 आई थी, आपको पता हो तो देख लो, है ना, ये आई थी। तो आपको के एफ भी आ गया और के बी भी आ गया, और यही समीकरण के अंदर आपको डिराइव करना था, है ना, जो आपके आई थी कि उत्कीर्ण में विक्रियाओं के लिए बल, रासायनिक बल गति की विवेचना कीजिए, तो ऐसे करना था आपको। तो देखो अपन ने क्या किया, आपके पास में ए और बी दो मतलब थे, दो आपके स्थिरांक है के एफ और के बी, उनसे आपने वो मान निकाले थे, और पहले आपने के बी निकाला, फिर के एफ निकाला। अब देखो आपको चाहे के एफ की वैल्यू पता हो या के बी की वैल्यू, पहले तो आपको के एफ का पता होना चाहिए। इन सब का वैल्यू जैसा आपको ए का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, एक्स सी एक्स का मान दे रखा है, ठीक है, के एफ निकल जाएगा, और के एफ की वैल्यू आप यहाँ पर रख देना तो के बी का मान निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और बोर्ड भी छोटा है तो ऐसा करना पड़ रहा है। बाकी तो जो थ्योरी वाला होगा वो आपको मैंने अच्छा समझा रखा है, बट आप इनको भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनसे एक नेक्स्ट सवाल तो आने वाला है 7 नंबर में आपके, ये फिक्स है। और ज्यादातर जो चांसेस है वो प्रथम कोटि की विक्रिया वाले की, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण अर्धविकर्ण निकालो, पर ये भी आ सकते हैं, कह नहीं सकते, है ना। नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अब हमारा एक सवाल है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, कि सिद्ध कीजिए कि रेडियोएक्टिव विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मतलब जो रेडियोएक्टिव विघटन होता है ना, वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया अपन को बताना है कैसे। तो आपको पता है रेडियोएक्टिव विघटन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है वो विघटित होकर एक या एक से अधिक आपको उत्पाद बनाता है ना। तो उनमें जो विघटन होता है वो आपको बताना है कि वो कैसे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो। तो मान लो कि आपके पास में कोई ये एक पदार्थ ए, ये कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ये विघटित होकर इसने पदार्थ बनाया बी, मतलब कोई ए रेडियोएक्टिव पदार्थ है और इसने विघटित होकर आपके पदार्थ बनाया बी उत्पाद बनाया, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि प्रारंभ में यानी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 समय पर ए में परमाणु की संख्या वो है आपके n नॉट। कितनी है? n नॉट। t बराबर 0 पर जो ए पदार्थ था ना, रेडियोएक्टिव पदार्थ था, उसके अंदर परमाणु संख्या कितनी है? n नॉट है। और t समय पर, कब? t समय पर इनमें विघटन हो गया, और विघटन होने के पश्चात ए में परमाणु की संख्या, मतलब ये जानेगा टी समय का मतलब विघटन के पश्चात है। रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन हो गया, आपको बी उत्पाद मिल गया, तो उस समय इसमें शेष बचे जो परमाणु, उनकी संख्या Nt है। ये N0 और Nt इनके पैरों में है ना, पैरों में इस तरह से, पैरों के अंदर Nt, ठीक है, ये है। तो अपन इसमें विघटन की दर निकालते हैं, तो परमाणु की जो विघटन की दर होती है उसे अपन दर्शाते हैं dn माइनस dn/dt से। किससे? माइनस dn/dt से। ये क्या है? विघटन की दर, विघटन की दर, परमाणु की जो विघटन की दर होती है उसे अपन किससे दर्शाते हैं? माइनस dn/dt से। किससे? माइनस dn/dt से। तो ये जो रेडियोएक्टिव पदार्थों का विघटन होता है dn/dt, ये समानुपाती होता है Nt के, शेष बचे परमाणु की संख्या के। क्या होता है? ये जो माइनस dn/dt, ये समानुपाती होता है किसके? शेष बचे परमाणु की संख्या के, रेडियोएक्टिव पदार्थों। वैसे आपने पढ़ रखा होगा, dn/dt समानुपाती होता है Nt के, है ना। t बराबर 0 समय पर परमाणु संख्या n नॉट है, मतलब जब विघटन हो गया, विघटन के पश्चात ए के परमाणु संख्या कितनी है? Nt है। और विघटन की दर को हम किससे दर्शाते हैं? माइनस dn/dt से। तो ये जो विघटन की दर है माइनस dn/dt, ये समानुपाती होती है Nt के। Nt मतलब शेष बचे परमाणु के, ए के जो परमाणु शेष बचे उनके समानुपाती होती है। तो जो समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है आपके पास में, जिसे अपन बोलते हैं लेमडा, और ये Nt, ठीक है, Nt। लेमडा को आप क्या बोलते हो?
तरंग दैर्ध्य मत लिखना, यहाँ पर लिखना क्षयांक, या तो इसको क्षयांक बोलते हैं या इसे विघटन स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विघटन स्थिरांक। ठीक है, या तो क्षयांक बोलना है या विघटन स्थिरांक बोलते हैं लेमडा को। ठीक है, ये आपकी क्या है? लेमडा माइनस जे अपॉन डी टी इक्वल टू लेमडा एन टी। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन यहां पर करेंगे, अरे अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? चरों का पृथक्करण कर रहा हूँ, मतलब एनटी को इसके दिला रहा हूँ और डीटी को उधर ले जा रहा हूँ चरों का पृथक्करण से। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये माइनस डी एन अपॉन एन के नीचे, इनके नीचे मैं ला रहा हूँ एनटी को और डीटी को उधर ले जा रहा हूँ, ये लेमडा डीटी। और अब इसका कर रहे हैं समाकलन। अब इसका क्या करेंगे? समाकलन। ये इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो इसका समाकलन होगा माइनस एल एन एन टी और इसका होगा लेमडा टी प्लस सी। क्या होगा इसका समाकलन? लेमडा टी प्लस सी। इसका तो क्या होगा? माइनस एल एन एन टी और इसका लेमडा टी प्लस सी। जैसे अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया की वैसे वैसे आ रही। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना ना। अब देखो टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर एनटी, एनटी कितना हो जाएगा? एनटी हो जाएगा एन जीरो। टी बराबर 0 पर एनटी कितना हो जाएगा? एन जीरो। मतलब टी पर आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। ये मान यहाँ पर पुटअप कर दो, तो माइनस एल एन एन जीरो इज इक्वल टू लेमडा इंटू 0 प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि लेमडा तो 0 आ गया, माइनस एल एन एन नॉट। सी का मान कितना आ गया? माइनस एल एन एन नॉट आ गया। ये सी का मान आप इसके अंदर रखो, ये सी का मान आप इस इक्वेशन के अंदर रखो। अगर इसके अंदर अपन रखेंगे तो माइनस एल एन यहां पर रख रहा हूं ना, ध्यान रखना, ये वाली इक्वेशन यहां पर रख रहा हूं। तो माइनस एल एन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी माइनस एल एन एन नॉट। अब देखो आपको इसको पक्षांतरण करना है, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, फिर लॉग में वो बट्टे में लिखेंगे। तो लेमडा टी इज इक्वल टू डायरेक्ट में लिख रहा हूं एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। लेमडा टी इज इक्वल टू एल एन एन नॉट अपॉन लेमडा टी। और देखो लेमडा टी एज इट इज है, ये लेमडा टी। एल एन को मैं लॉग में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 2.303 लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। और ये टी भी इसके नीचे आ जाएगा, ये टी भी इसके नीचे आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी? लेमडा की वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी? लेमडा की वैल्यू आएगी। लेमडा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। अब एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर देखो कि आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान क्या निकाला। क्या देखना? ये निकाला कि के की वैल्यू के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखो ये निकाला क्या? के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का वैल्यू। अब इन दोनों अगर ये निकाला तो इनकी तुलना करो। देखो लेमडा की जगह यहाँ पर क्या रहा? के आ रहा है। 2.3 जिससे हमारा ये टी से हमारा लॉग की जगह लॉग एन नोट की जगह यहाँ पर ए और एन टी की जगह आपके ए माइनस एक्स। अब देखो ये दोनों भी सेम है, एन नोट और ये भी सेम है, के से। एन नोट का मतलब क्या है? टी बराबर 0 समय पर परमाणु की संख्या। और अपन ने उस वहां पर देखो एक बार ये लिखा है कि टी बराबर 0 समय पर जो ए परमाणु था उसकी सांद्रता ए लिखी थी अपन ने। ठीक है, एनटी का मतलब क्या है? एनटी का मतलब विघटन होने के पश्चात टी समय पर परमाणु की संख्या एनटी है। और यहाँ पर ए माइनस एक्स भी क्या है? वहां पर विघटन होने के पश्चात मतलब शेष बची मात्रा। ये भी शेष बची मात्रा है, ये भी शेष बची मात्रा है। तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वली है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो रेडियोएक्टिव विघटन है ना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मतलब सेम फॉर्मूला आता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये वाला फटाफट नोट करो, क्योंकि इसका अर्धायुकाल भी निकाल कर अपन देखते हैं ना। क्या निकालेंगे इसका? अर्धायुकाल। ये वाला मिटा दो। ठीक है, तो इस चीज का अपन अर्धायुकाल भी निकालते हैं। लेमडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। ठीक है, ये आया। अब देखो अर्धायुकाल में अपन क्या करेंगे? अर्धायुकाल में आपको बता रखा है कि टी को किस में चेंज कर दो? टी हाफ में चेंज कर दो। और जो ये एन टी है ना, ये चेंज हो जाएगा, एन टी चेंज हो जाएगा आपके एन नॉट 2 में। क्योंकि अपन वहां पर क्या कर रहे थे? एक्स को चेंज कर रहे थे ए बाई 2 में, यहाँ पर एन टी को चेंज कर देंगे एन बाई 2 में। ठीक है,
मान रखो यहाँ पर, तो लेमडा इज इक्वल टू 2.303, टी की जगह आप लिखोगे टी हाफ log एन नॉट की जगह एन नॉट और एन टी की जगह टी एन नॉट टी, ये दो ऊपर आएगा, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, टी हाफ को मैं इधर भेज रहा हूं, ये टी हाफ इधर आ गया, लेमडा नीचे आ जाएगा 2.303 अपॉन लेमडा, और एन नॉट से एन नॉट कट गया, और क्या बचेगा, केवल log 2 बचेगा। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010, और इनको गुणा करोगे कितना आएगा 0.693 अपॉन लेमडा, ये टी हाफ इस तरह से। तो इसमें भी टी हाफ देखो सेम आया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी टी हाफ ये आता है, और शून्य को इसके लिए भी रेडियो एक्टिव विघटन के लिए भी टी हाफ यही आ रहा है। तो इस तरह से अपन कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो अगर आओ तो आपको इस तरह से लिखना, थोड़ा सा लिख देना, रेडियो एक्टिव विघटन में वो ए से बी बनता है, ये प्रारंभिक परमाणु अनोट है, विघटन के पश्चात एंटी, और फिर इस तरह से करना है। फिर बताना कि देखो इसका मतलब लेमडा का मान और अर्धायु काल का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समान ही आता है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। क्रमागत अभिक्रिया, सेम आपका एक सवाल है कि क्रमागत अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्रमागत अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की विवेचना कीजिए, जैसे अपन ने पिछले वाले सवाल में किया उत्क्रम अभिक्रिया के लिए, इसी प्रकार क्रमागत अभिक्रिया के लिए भी अपन को करना है। तो क्रमागत अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो इसको समझो, क्रमागत अभिक्रिया किसे कहते हैं। मान लो आपके पास में कोई एक रिएक्शन है, ए से बी बना, अगर मैं इसमें पूछूं अभिकारक उत्पाद क्या, तो आप बोलोगे अभिकारक ही है, उत्पाद है। अब ये रिएक्शन आगे जैसे बी बना, अब बी से सी बन रहा है, बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर अब बी किसका काम कर रहा है, इस रिएक्शन के अंदर बी किसका काम कर रहा है, अभिकारक का, सी किसका काम कर रहा है, उत्पाद का। अगर ये रिएक्शन आगे चले डी, मतलब अब ये किसका काम कर रहा है, ये अभिकारक का, ये उत्पाद का कर रहा है, मतलब एक अभिक्रिया, अभी इनको भूल जाओ, है ना, इन दोनों को भूल जाना। इस रिएक्शन के अंदर अपन बात करते हैं, ए अभिकारक है, बी उत्पाद है, ठीक है, ये एक रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन के लिए बी अभिकारक, ये उत्पाद है, इस रिएक्शन के लिए ये अभिकारक, ये उत्पाद है। तो मतलब ये क्या होती है, एक रिएक्शन ऐसी तो जो चलती रहती है, मतलब एक अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के लिए किसका काम करता है, अभिकारक का काम करता है। ये बी भाई इसके लिए तो उत्पाद है, और इसके लिए क्या है, अभिकारक है। ये प्रक्रिया क्या, इनमें क्या होती है, अपन को अभिक्रिया की एक पूरी सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिन्हें अपन क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो आपने पढ़ रखा होगा यूरेनियम का विखंडन किया जाता है तो आपको मिलता है नेप्टूनियम का विखंडन किया जाता है यूरेनियम का विखंडन क्या मिला, नेप्टूनियम के विखंडन से क्या मिलता है, प्लूटोनियम। इस प्रकार से ये चलती रहती है। तो इसके लिए ये उत्पाद है और इसके लिए ये उत्पाद है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है ना क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं, जो कंटिन्यू चलती रहती है, जिनमें एक अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक का काम करता है, उन्हें क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के अभिकारक का काम करता है, उसे अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपका आता है क्रमागत अभिक्रियाओं में भी वो प्रथम कोटि का अपन को बताना है। तो देखो क्रमागत अभिक्रिया मान लो आपके हैं, मैं रिएक्शन लिखकर बता रहा हूं, ए से बी और बी से सी, ये लास्ट है ना, ये लास्ट है आपके सवाल। उसके बाद में एक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक है, उसके बाद में खत्म हो जाएगी। आपके पास में एक रिएक्शन है ए बी सी, है ना, इसका वेग इस तरह मैं मान लेता हूँ K1, इसका है आपके K2, ठीक है। 3 ही माने, ज्यादा नहीं माने, बाकी मुश्किल हो जाएगी करने में, है ना। t बराबर 0 समय पर ए की मात्रा मान लो ए है, तो क्योंकि ए है इसकी तो ये तो मना ही नहीं, ये भी नहीं मना होगा, ठीक है। अब देखो t बराबर t पर मान लेते हैं, t समय पर अपन मानते हैं कि b की मात्रा मनी x मनी, कितनी मनी, x मनी, इसकी मात्रा कितनी बची, a माइनस x बची, समझना इसको, है ना। t समय पर इसकी मात्रा कितनी मनी, x मनी, और ये कितना बचा, a माइनस x बचा। अब इस अभिक्रिया को भूल जाओ, इस अभिक्रिया में देखो, मान लो इसमें t समय पर y की मात्रा मनी, c की मात्रा मनी y, c की मात्रा कितनी मनी, y मनी, ये कितना बचा, माइनस y बचा, x माइनस y बचा, समझ गए आप। देखो पहले अपन इस रिएक्शन की बात करते हैं कि ये प्रारंभ में t बराबर 0 पर a था और ये 0 था, ठीक है। फिर t समय पर इसने कितना बनाया, इसने y बनाया, इसकी कितनी मात्रा बनी, y बनी, तो ये कितना बचा, a माइनस x बचा। फिर इसकी बात करते इस रिएक्शन की, तो यहाँ पर है ना t समय पर बात करें, इस वाले t समय पर इसकी अगर y मात्रा बनी, इसकी कितनी बचेगी, पहले x थी, एक में से y बन गई, तो कितनी बची, x माइनस y बची, कितनी बची, x माइनस y बची, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपको बनाना है। अब अपन करते हैं इसको, पहले इस रिएक्शन के लिए अपन बात करते हैं ए का वेग, इस रिएक्शन में निकालते हैं अभिक्रिया का वेग। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग, इसके लिए बात करें ए से बी के लिए, अपन K1 के लिए बात करें तो वो हो जाएगा आपके dx/dt इजिकल टू K1 A। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, क्योंकि कई बार लिख दिया समानुपाती का लगाना, आर लिखना है ना, यहाँ पर आर लिखो फिर आर को dx/dt लिखो तो डायरेक्ट लिया गया। तो dx/dt इजिकल टू K1 A। तो dx/dt K1 की जगह K1 और A की जगह मैं क्या लिखूंगा, A माइनस एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, A माइनस एक्स लिखूंगा। तो ये तो अवकल वेग समीकरण आ गया, जैसे पहले वाला प्रथम कोटि के लिए आया था। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो dx/A माइनस एक्स इजिकल टू K1 dt। और अब हम इसका करेंगे समाकलन। क्या करेंगे इसका समाकलन। इसका समाकलन करने पर dx/dt नहीं सॉरी dx/A माइनस एक्स इजिकल टू K1 dt, ये इसका समाकलन। ये आपको हो जाएगा माइनस ln A माइनस एक्स इजिकल टू K1 t प्लस सी, K1 t प्लस सी। अब वही, अब अपन क्या लिखेंगे कि x इजिकल टू 0 पर t इजिकल टू 0, तो c इजिकल टू क्या जाएगा माइनस ln A। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिख रहा हूं, जो है ना, x इजिकल टू 0 पर t इजिकल टू, x इजिकल टू 0 आएगा तो c का मान ये आएगा। अब c का मान वापिस ये वाला मान यहां पर रख दो, तो माइनस ln A माइनस एक्स इजिकल टू K1 t माइनस ln A। ठीक इस तरह से है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस से इसको गुणा करा रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं माइनस से गुणा करा रहा हूं। तो ln A माइनस एक्स इजिकल टू माइनस K1 t प्लस ln A। मैंने माइनस से इसको गुणा करा दिया। अब ये ln इधर आएगा, ये आपको हो जाएगा ln A माइनस एक्स माइनस ln A और माइनस के K1 t, ये हो जाएगा आपके ln A माइनस एक्स अपॉन A इजिकल टू माइनस के K1 t। अब देखो अगर मुझे यहाँ से ln हटाना है, यहाँ से मुझे ln हटाना है, तो ln को अगर मैं इधर भेजूंगा तो किस में आ जाएगा, ये किसके ऊपर चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, e की पावर में। यहां से ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो यहां से देखो A माइनस एक्स अपॉन A, और मैं इसको लिख रहा हूं देखो e की पावर माइनस K1 t। यहां से ln को हटाने के लिए इधर क्या लगा दिया मैंने, e लगा दिया। ठीक है, e की पावर माइनस K1 t। तो A माइनस एक्स इजिकल टू A e की पावर माइनस K1 t। ये आपके इक्वेशन है। इस इक्वेशन से अपन किसका मान निकालेंगे, इस इक्वेशन से अपन x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान। A माइनस एक्स इजिकल टू A e की पावर माइनस K1 t से अपन किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, ये अभी एक आया, ये इस इक्वेशन की बात की अपन, A से B के लिए बात की। अब अपन को B से C के लिए भी बात करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ये तो पुराना एच पुराना वाला था, बस यहाँ पर एक मैंने माइनस से गुणा करा है, जो ध्यान रख लेना, और ये इक्वेशन निकली, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वो अपन ने एक x की वैल्यू से निकाल लेंगे। अब अपन को y की वैल्यू निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो अपन ने इस वाले के लिए बात कर ली थी ऐसे भी, अब अपन को b से c में बात करनी है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंडा ध्यान रखना पड़ेगा b के लिए। देखो b में क्या हो रहा है, यहाँ से तो b बन रहा है, इस इक्वेशन में b बन रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, b खत्म हो रहा है। भाई यहाँ से तो b का निर्माण हो रहा है, इस इक्वेशन में b का निर्माण हो रहा है, और इस इक्वेशन में b का मान कम होता जा रहा है, b की सांद्रता कम होती जा रही है, क्योंकि c बन रहा है। भाई c बन रहा है ना। तो यहाँ पर b का जो वेग निकलेगा वो दो तरीके से निकलेगा। b का वेग वो कैसे निकलेगा, b का वेग जो निकलेगा वो निकलेगा, देखो पहले तो निकलेगा b के बनने का, b के अपन पहले निकालेंगे b के बनने का वेग, b के बनने का वेग माइनस पहले तो b के बनने का वेग, और फिर यहां से c, b के c में विघटन का वेग, b का c में विघटन का वेग। देखो क्या बोला, जो देखो जो अपन को b का वेग निकालना है वो क्यों ऐसे अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर b दो चीजों में हो रहा है। यहाँ पर तो b बन रहा है इस वाली रिएक्शन में, लेकिन इस वाली रिएक्शन में b खत्म हो रहा है, b से क्या बन रहा है, c बन रहा है। तो अपन पहले लिखेंगे b के बनने का वेग, b के बनने का वेग, और फिर हम लिखेंगे b से c में विघटन का वेग।
तो b का वेग क्या होगा, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो dx अपॉन dt इस जगह पर b का वेग यहाँ पर क्या है x माइनस वाई इजिकल टू b के बनने का वेग। b के बनने का वेग के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली। तो मैं लिखूंगा k1a। b से c में विघटन के लिए ये वाली यूज करेंगे तो हम लिखेंगे k2b। क्या लिखेंगे, k2b लिखेंगे। ठीक है, तो ये d अपॉन dt x माइनस वाई इजिकल टू k1। a1 की जगह क्या लिखूंगा, a माइनस एक्स, और k2 b की जगह क्या लिखूंगा, x माइनस वाई लिखूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि यहाँ पर b में एक यहाँ पर खत्म हो, यहाँ पर तो बन रहा है और यहाँ पर v की मान कम होता जा रहा है, इसलिए इसको ऐसा लिखा। तो अब देखो ये चीज आ गई है, ये आपको होगी b के, इससे आपको b का निकालना है। अब क्या किया जाता है, इसका समाकलन किया जाता है। तो मैं इसका डायरेक्ट इसका समाकलन लिख रहा हूं, है ना। समाकलन करने पर, इसका जब समाकलन करने पर आपके जो मान आता है वो आता है इक्वल टू, मतलब इसका जब समाकलन करते हो डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली कर लेना क्योंकि इसका बुक के अंदर भी इतना नहीं कर रखा है। x माइनस वाई इक्वल टू k1a अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2, इसका समाकलन आता है। तो अब देखो एक तो ये चीज और एक अपन ने वहां पर लिखी थी a माइनस एक्स इक्वल टू a e की पावर माइनस k1t, एक ये समीकरण, ये समीकरण एक तो आपके पास में ये समीकरण है और एक ये समीकरण है। इस समीकरण से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक उधर भेज दूंगा x आ जाएगा और x का मान मैं इस समीकरण में रख दूंगा तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अपन x का मान भी निकाल सकते हैं, y का मान भी निकाल सकते हैं और a का मान तो आपको सवाल में दे रखा होगा। तो ये इस तरह अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब था, बस ध्यान रख लेना, इसके आने के चांसेस कम है, वैसे प्रथम कोटि के आने के ज्यादा चांसेस है ना, तो वो पढ़ लेना कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आवे तो यहाँ आपको 5 कारक लिखने हैं। पहला कारक है ताप, तो क्या लिखना सा नहीं लिखना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ताप बढ़ाने पर, ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग वो भी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आपको जब आओ तो इसके अंदर आप लिखोगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया में टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। और अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ताप वाले फैक्टर में आप क्या लिखोगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और एक और लाइन लिखना कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये आपको ताप के अंदर लिखना। उत्प्रेरक तो आप लिख सकते हो, उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन उसके अंदर सक्रिय भाग लिए बिना क्या होता है, उस अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक के अंदर तो आप लिख सकते हो कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग लेते हैं तो उसके अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, ये वेग ऐसे बढ़ाते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। किसको कम कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग लेते हैं तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक के अंदर तो आप लिख देना। अभिकारक की सांद्रता, तीसरा है अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता के अंदर आपको पता है, आपने गुलबर्ग-वाल्गे का नियम पढ़ा है, मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर सांद्रता बढ़ेगी तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, वो नियम के अनुसार। ठीक है। और विकिरण के अनुसार क्या होता है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो देखो H2 प्लस Cl2 है ना, HCl बन रहा है। ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन होती जाएगी लेकिन बहुत स्लो होगी, बहुत ज्यादा स्लो होगी। और अगर इसी रिएक्शन के अंदर आप कुछ जैसे विकर्ण डाल दो, विकर्ण आ जाए तो यह अभिक्रिया वेरी फास्ट क्या होगी, वेरी फास्ट, बहुत तेज होगी। मतलब विकर्ण से विकर्ण, अगर कोई किसी रिएक्शन के अंदर विकर्ण आती है, सूर्य का प्रकाश आता है तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब करते हैं अपन दाब का प्रभाव। लास्ट दाब का प्रभाव क्या आपके, दाब का प्रभाव आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ध्यान रखना, यदि उत्पाद में मोलों की संख्या कम है, किसकी संख्या, मोल की संख्या कम है,
तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, बाकी अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। सुनना क्या बोला, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में मोलों की संख्या कम है, मोल की संख्या कम, उत्पाद में मोल की संख्या कम है, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखो N2 + 3H2, इससे आपके बन रहा है 2NH3। क्या बन रहा है, 2NH3। हैबर परिक्रम आपको पता है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा गया कि इधर अभिकारक के मोल कितने, मोल मतलब इनकी कितनी संख्या है, नाइट्रोजन की 1 है, हाइड्रोजन की 3 है, टोटल इधर कितने मोल है, 4 मोल है, उधर कितने मोल है, 2 मोल है। तो उत्पाद के अंदर मोल कम है, उत्पाद के अंदर क्या है, मोल कम है। और जब उत्पाद के अंदर मोल कम हो तो अब इस रिएक्शन के अंदर अगर आप दाब लगाते हो तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे होती, जैसे देखो PCl5 को आपने तोड़ा PCl3 + Cl2, अभिकारक में मोल कितना है, 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल, इधर भी कितना, 1 और 1, टोटल कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो अब की बार देखो उत्पाद के अंदर कितने मोल है, 2 मोल है, उत्पाद के अंदर कितने मोल है, 2 मोल है। अगर अब आपने यहाँ पर दाब लगाया, अब अगर आपने यहाँ पर दाब लगाए तो क्या होगा, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, है ना। तो अगर मोल की संख्या, उत्पाद में मोल की संख्या कम है तो दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और अन्यथा कम हो जाएगा। बस ये आपको 5 पॉइंट ध्यान लिखना। अगर आ जाए तो ये आएगा तो आपके डेट नंबर 3 नंबर में आएगा, तो ये 5 पॉइंट लिखना, तो आप लिख देना आराम से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो ये आपके टोटल होगी 5 वीडियो। इस वीडियो के में आपके फिक्स है कि 7.5 मतलब 7 नंबर का सवाल तो आपसे इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 18वीं यूनिट मतलब आपकी जो 18 सवाल आएगा उसके अंदर आएगा। 3 नंबर में भी इससे रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। तो आप ये 5 वीडियो देख लेना। अभी भी आपके पास में 2 दिन है पूरे, इन 2 दिनों में तो आराम से ये वीडियो देख लोगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों से भी करवाए। थैंक यू।